हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए उनका जो सर्वेइंग सेकंड का सब्जेक्ट है उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं, टैकोमेट्रिक सर्वेक्षण। ठीक है, ये आपका नया चैप्टर इंक्लूड हुआ है, पहले ये सिलेबस में नहीं होता था, तो ये नया चैप्टर है, इसको हम देखेंगे आज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए, जैसे आप सॉइल मैकेनिक्स, रिलीवरीज एंड टनल, सर्वेइंग सेकंड की और भी वीडियोज़ के लिए, वेस्ट वाटर एंड इरीगेशन यूनिट ड्राइंग, वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड सभी वीडियोज़ आप प्लेलिस्ट में जाके, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से जाके आप सभी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ आपकी वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज भी चल रही है। अभी बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, जो डेली रात को 8 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, तो उसको भी आप देखते रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टैकोमेट्रिक सर्वेक्षण आपका क्या होता है। टैकोमेट्रिक सर्वेक्षण के बारे में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। टैकोमेट्री जो सर्वेक्षण होता है, कोणीय सर्वेक्षण की वह शाखा है जिसमें क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दूरियां यंत्र द्वारा प्रेक्षण लेकर ज्ञात की जाती है। इसमें हम क्षैतिज दूरी भी और ऊर्ध्वाधर दूरी भी दोनों हम ज्ञात कर सकते हैं टैकोमेट्रिक सर्वेक्षण के द्वारा। साधारण तरीकों में क्षैतिज दूरी जरीब व फीते से मापी जाती है, जबकि टैकोमेट्री सर्वेक्षण में प्रकाशीय पद्धति द्वारा इन दूरियों की संगणना बहुत ही कम समय में की जाती है। साधारण जो सर्वेक्षण होते हैं, साधारण तरीके से क्षैतिज दूरी हम किस किस मेथड से माप सकते हैं। एक तो हम फीते की मदद से और दूसरा हम चेन की मदद से। तो चेन और फीते की मदद से हम क्षैतिज दूरी मेजर कर सकते थे और कोई भी मेथड हमारे पास नहीं था जिससे हम क्षैतिज दूरी मेजर कर सके। तो यहाँ पर हमारा टैकोमेट्रिक जो सर्वेक्षण है, इससे हम प्रकाशीय पद्धति के द्वारा इन दूरियों की संगणना बहुत ही कम समय में कर लेते हैं और इनसे हम क्षैतिज दूरी भी और ऊर्ध्वाधर दूरी भी, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। यह विधि दूरी मापन की सीधी और शीघ्र संपन्न होने वाली विधि है, परंतु इसकी परिशुद्धता जरीब मापन से कुछ कम होती है। जो एक्यूरेसी होती है इनकी, जरीब मापन से कुछ कम होती है। किंतु फिर भी ढालू और असम जमीन पर, उबड़ खाबड़ क्षेत्र में, जलग्रस्त क्षेत्र में, गहरे गड्ढों में, नदियों के पार व दलदली जमीन आदि पर जहां जरीब से शुद्धता से दूरियां नहीं मापी जा सकती हैं, टैकोमेट्री सर्वेक्षण अत्यंत उपयोगी। यानी कि जो भी आपकी उबड़ खाबड़ जमीन होती है, जो भी ढालू जमीन होती है, ठीक है, गड्ढे वगैरह होते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, अगर जरीब से या फिर टेप के द्वारा हम डिस्टेंस मेजर करेंगे हॉरिजॉन्टल, तो आपकी सही दूरी नहीं वहां पर नापी जा सकती है। तो वहां पर आपका ये टैकोमेट्रिक जो सर्वेक्षण होता है बहुत ही उपयोगी होता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। इससे इस चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, छोटा ही चैप्टर है, लेकिन इससे रिलेटेड आपके कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह सर्वेक्षण मुख्यतः क्षेत्र के समोच्च नक्शे, जो आपके कंटूर मैप होते हैं, बनाने और स्थल आकृति सर्वेक्षण में टैकोमेट्री सर्वेक्षण अधिक लाभप्रद रहती है। टैकोमेट्री सर्वेक्षण ऐसे स्थानों पर जहां प्रत्यक्ष तलेक्षण तथा जरीब मापन नहीं की जा सकती, जहां पर हम डायरेक्ट लेवलिंग नहीं कर सकते या फिर चेनिंग नहीं कर सकते, तो वहां के लिए ये बहुत ही उपयुक्त रहती है। सड़कों, रेल मार्गों, जलाशय तथा जल ग्राफीय सर्वेक्षण में इसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। यह सर्वेक्षण मुख्यतः समोच्च रेखाओं के आलेखन के काम आती है। अधिक परिशुद्ध सर्वेक्षण में यह विधि फीते से मापी दूरियों की जांच के काम में लाई जाती है, क्योंकि इसमें समय की बचत होती है। यानी कि जहाँ कहीं आपका लेवलिंग नहीं कर सकते, डायरेक्ट चेनिंग भी नहीं कर सकते, तो उन सभी जगहों के लिए आपका टैकोमेट्रिक सर्वेक्षण बहुत ही उपयोगी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टैकोमेट्रिक सर्वेक्षण में प्रयोग होने वाले उपकरण। इसमें हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं टैकोमेट्रिक सर्वेक्षण में। तो इसमें हम पहला यूज करते हैं टैकोमीटर, और दूसरा हमारा है स्टेडिया छड़, यानी कि लेवलिंग स्टाफ या फिर स्टेडिया रॉड जिसको हम बोलते हैं, और एक तो हमारा होता है टैकोमीटर। तो चलिए हम देखते हैं टैकोमीटर हमारा क्या होता है। टैकोमेट्री सर्वेक्षण में एक साधारण संक्रामित प्रयोग में लाया जाता है। जो ट्रांजिट थियोलाइट होता है उसको हम प्रयोग में लाते हैं। ट्रांजिट थियोलाइट का मतलब क्या होता है आपका, जो 360 डिग्री पर रोटेट कर सके। इसमें स्टेडिया तार वाला डायफ्राम लगा होता है, इसके बीच में आपका डायफ्राम, ये सारी चीजें ये आपका दिखाई दे रहा है। तो ये आपको जो आपका टेलीस्कोप होता है थियोलाइट का, उसमें आपको ये दिखाई जाता है, इसमें दिखता है, इसी को हम डायफ्राम बोलते हैं। इस प्रकार के थियोलाइट को टैकोमीटर कहते हैं। स्टेडिया बिम पर, इनके बिम पर में इसके क्षैतिज क्रॉस तंतु के ऊपर तथा नीचे समान दूरी पर एक अतिरिक्त तार लगी होती है। ये दोनों स्टेडिया तार उसी रिंग पर लगे होते हैं जिस पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्रॉस तंतु लगे होते हैं, अतः ये सब एक ही ऊर्ध्वाधर समतल में होते हैं। इन दोनों तारों के मध्य ऊर्ध्वाधर दूरी एक मानक दूरी होती है। इन स्टेडिया के संदर्भ में ही
दूर स्थित लक्ष्य की उपकरण स्टेशन से दूरी की गणना की जाती है। तो हम इसमें फिगर की मदद से देखेंगे कि आपका डायफ्राम किस प्रकार से होता है। इस प्रकार से आपको दिखाया जाता है जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है। देखिए, एक आपका वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजेंटल लाइन है। मेन जो लाइन है ये वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल है, और दो छोटे छोटे लाइन इनको क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 3 वर्टिकल है, एक हॉरिजेंटल है, फिर 2 छोटे छोटे लाइन इनको क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पर एक हॉरिजेंटल में है और 2 आपके यहाँ पर तिरछी लाइनें यहाँ पर दी गई हैं, और 2 छोटे छोटे लाइन इनको भी क्रॉस कर रहे हैं। तो ये आपका डायफ्राम कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेडिया सर्वेक्षण। स्टेडिया सर्वेइंग क्या होती है? इसमें निम्नानुसार 3 प्रकार की दूरबीन प्रयोग में लाई जाती है। 3 प्रकार के हम टेलीस्कोप प्रयोग करते हैं। पहला आपका है एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप, इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप और एक्सटर्नल फोकसिंग एनालिटिक टेलीस्कोप। ठीक है, तो 3 प्रकार के हम यहाँ पर जो टेलीस्कोप है, दूरबीन है, उसको हम प्रयोग में लाते हैं। जिस थियोलाइट में बायफोक्सन दूरबीन होती है उसे स्टेडिया थियोलाइट कहते हैं, और जिसमें एनालिटिक दूरबीन होती है उसे हम टैकोमीटर कहते हैं। तो ये आप दोनों याद रखिएगा। जिस भी थियोलाइट में, थियोलाइट आपका है, अगर उसमें बायफोक्सन दूरबीन है, ये आपका एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप लगा हुआ है, तो उसे हम स्टेडिया थियोलाइट बोलेंगे। और जिसमें एनालिटिक दूरबीन लगी होती है, ये जो आपका एनालिटिक है तीसरा प्रकार, इसको हम टैकोमीटर कहते हैं। डिफरेंस आप याद रखिएगा। एनालिटिक दूरबीन को पोरो की दूरबीन, यानी कि इनका दूसरा भी नाम है पोरो की दूरबीन भी कहते हैं। अब टैकोमीटर शब्द ही ऐसे संक्रामित थियोलाइट के लिए प्रयोग किया जाता है जिसकी दूरबीन में आवश्यक रूप से एनालिटिक लेंस लगा होता है। टैकोमीटर पहले व तीसरे के थियोलाइट की अपेक्षा अधिक काम में लाया जाता है, क्योंकि इसका संयोजक स्थिरांक जो आपका होता है, एडिटिव जो कांस्टेंट होता है, यह प्लस डी का मान बहुत कम होता है। आगे हम देखेंगे यह प्लस डी आपका क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में बार बार आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेडिया राड या तलेच्छड़ गज, जो आपके लेवलिंग स्टॉप होते हैं, या फिर स्टेडिया राड हम इनको बोलते हैं। स्टेडिया राड तलेच्छड़ गज की भांति एक खंड या एक खड़ी अथवा सिमटवा प्रकार की 3 से 5 मीटर लंबी छड़ होती है। जो आपकी स्टेडिया राड होती है वो लेवलिंग स्टॉप आप देखे ही हैं, तो उसी तरह से ये छड़ होती है 3 से 5 मीटर लंबी। इस पर अंशांकन 2 प्रकार का होता है। छोटी दूरियां मापन वाली छड़ का न्यूनतम भाग 5 mm, यानी कि जो आपका लिस्ट काउंट होता है 5 mm या फिर 0.005 मीटर होता है, जबकि लंबी दूरियों के लिए 1 सेंटीमीटर, और mm में अगर हम बात करें तो 0.01 सॉरी मीटर में 0.01 मीटर के भागों वाली छड़ भी काम में लाई जाती है। यानी कि जो छोटी दूरी वाली होती है उसको, उसका लिस्ट काउंट आपका 5 mm होता है, 0.005 मीटर, और जो लंबी दूरी वाली होती है उनका लिस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर होता है, और इनका मीटर की बात करें तो 0.01 मीटर। 100 मीटर तक की क्षैतिज दूरी के लिए तलेच्छड़ गज ही काम में लाए जाते हैं, यानी कि ये पॉइंट आप याद रखेंगे। 100 मीटर की क्षैतिज दूरी के लिए हम तलेच्छड़ गज लेवलिंग जो स्टॉप होते हैं उसका प्रयोग करते हैं, और उससे अधिक दूरी के लिए हम स्टेडिया राड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर भी जो लेवलिंग स्टॉप पहले से हम करते आए हैं, जो लेवलिंग का काम हम करते हैं लेवलिंग स्टॉप पे हम रीडिंग पढ़ते हैं, तो 100 मीटर तक की दूरी के लिए अगर हम कर रहे हैं तो 100 मीटर तक हम लेवलिंग स्टॉप का यूज करेंगे, और 100 मीटर के बाद की दूरी के लिए हम ये आपका स्टेडिया राड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टैकोमीटर में वांछित अभिलक्षण कौन कौन से गुण होते हैं। इसमें दूरबीन में गुणज स्थिरांक का मान 100 होना चाहिए, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम और भी देखेंगे कि एफ प्लस डी क्या होता है, तो उसके वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। दूरबीन में गुणज स्थिरांक होता है, जो आपका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है, उसका मान 100 होना चाहिए, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अक्ष क्षैतिज रेखा दूसरी दोनों रेखाओं के ठीक बीच में होनी चाहिए। जो क्षैतिज रेखा है दूसरी दोनों रेखाओं के ठीक बीच में होनी चाहिए। दूरबीन में एनालिटिक लेंस लगा होना चाहिए। दूरबीन का आवर्धन व्यास का 20 से 30 गुना होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है अभिदृश्य लेंस 35 से 40 mm व्यास का होना चाहिए, ताकि पर्याप्त चमकदार बिंब बने। नेत्रिका की आवर्धन क्षमता उत्तम होनी चाहिए, ताकि दूरी पर रखे गए गज के निशान पढ़े जा सके। तो ये सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे आपके टैकोमीटर के। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेडिया विधि का सिद्धांत। जो स्टेडिया मेथड है उसका क्या सिद्धांत है, तो स्टेडिया विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि समरूप समद्विबाहु त्रिभुजों में लंब व आधार का अनुपात स्थिर होता है। जो समरूप समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें क्या होता है कि लंब व आधार का अनुपात स्थिर होता है, आपका कांस्टेंट होता है। इस सिद्धांत पर आपका स्टेडिया विधि आधारित है, ये आपको दिखाया गया फिगर की मदद से। आगे हम देखते हैं मानव उपकरण ओ से निकलने वाली 2 किरणों
जो आपकी दो किरणें हैं O1P ONQ, ठीक है, O1P है और O1Q है। इसकी मध्य किरण OC से बराबर के कोण पर झुकी है तथा PQ और P' विभिन्न दूरियों पर रखे गए दो गजों के पाठ्यांक का अंतर है। देखिए यहाँ पर आपका O है, ये आपका O1 है, तो O1P और O1Q, O1 आपका P है, P कहाँ पर है आपका देख लीजिए, यहाँ पर दिया है O1, ये O1 है और ये P है, तो O1P हो गया आपका, ये Q है आपका, O1Q हो गया, ठीक है। तो O1P और O1Q, इसकी मध्य किरण OC, ये आपका OC है, मध्य किरण इसकी कौन सी है, ये है OC के से बराबर के कोण पर झुकी हुई है, यानी कि इधर भी ये बराबर के कोण पर है और इधर भी ये बराबर के कोण पर झुकी हुई है, तथा PQ और P', आपका PQ कहाँ पर है, ये आपका P है और ये Q है, तो ये PQ हो गया और ये P' हो गया, ये आपका P' है और ये आपका Q' है। विभिन्न दूरियों पर रखे गए दो गजों के पाठ्यांकों का अंतर है, ठीक है। दो गज के स्टाफ आपके रखे गए हैं, एक स्टाफ आपका ये है, एक ये है और एक ये है, तो दो गजों के पाठ्यांकों का ये अंतर है, ये आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ से आपका एक फार्मूला निकल के आता है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो Q1C/PQ और Q1C'/P' इक्वल टू 1/2 cot θ/2 इक्वल टू K, यानी कि कांस्टेंट। इस स्थिरांक K का मान थीटा पर निर्भर करता है। यदि थीटा इक्वल टू 34 डिग्री 22 मिनट लिया जाए तो K इक्वल टू 1/2 cot 70 डिग्री 11 मिनट इक्वल टू 100 होगा। इस स्थिति में उपकरण O तथा गज स्टेशन के मध्य दूरी 100 इंटू पाठ्यांक अंतर होगी। ऐसी अवस्था में O व गज स्टेशन के बीच की दूरी गज पाठ्यांक अंतर की 100 गुना होगी। तो इससे आपको ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, स्टेडिया द्वारा टैकोमीटर से गज बिंदु की दूरी आपको ज्ञात करना है, तो इसके लिए आपका फार्मूला आ जाएगा। यहाँ पर आपको ये पूरा यहाँ पर प्रूव किया गया है, तो यहाँ से आपको फार्मूला मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए D इक्वल टू S इंटू F/I प्लस F प्लस D, ये आपका एक ब्रैकेट में है। तो D आपका क्या है, लक्ष्य लेंस से उपकरण के ऊर्ध्वाधर अक्ष तक दूरी, D आपकी दूरी है। उपरोक्त में F/I को गुणज स्थिरांक बोलते हैं हम, तथा F प्लस D को संयोजी स्थिरांक बोलते हैं। एक पॉइंट हम यहाँ पर आपको बताते हैं जो आपको याद रखना, बिल्कुल नोट करके इसको रख लीजिएगा। इसमें से ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो ये आपका क्या है, F/I जो होता है ये आपका गुणज स्थिरांक यानी कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है। ये आपका F/I जो होता है गुणज स्थिरांक होता है, और F प्लस D जो होता है संयोज स्थिरांक यानी कि एडिशन ये होता है और ये गुणज स्थिरांक होता है। तो दोनों हम याद रखेंगे, एडिटिव ये कांस्टेंट है और ये मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है। तो पहले आप बस इतना याद रखिएगा कि F/I को हम गुणज स्थिरांक बोलते हैं और F प्लस D को हम संयोज स्थिरांक बोलते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिए, आगे आपको एक टर्म और भी इनसे रिलेटेड याद करना है। देखिए, इन्हें टैकोमेट्री स्थिरांक भी कहा जाता है। ये जो दोनों स्थिरांक है F/I और F प्लस D, दोनों आपको याद रखना है। टैकोमीटर में गुणज स्थिरांक का मान 100 तथा संयोज स्थिरांक का मान 0 लिया जाता है। बस यही पॉइंट आपको याद रखना है कि टैकोमीटर में क्या होता है। आपके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि F/I इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गुणज स्थिरांक का मान क्या होता है, 100 होता है, F/I इक्वल टू 100, और F प्लस D कहीं पर भी पूछा जाए तो F प्लस D इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि गुणज स्थिरांक तथा जो आपका संयोजी स्थिरांक होता है उनका मान क्या होता है। तो अगर गुणज स्थिरांक पहले कहा जा रहा है और संयोजी स्थिरांक बाद में कहा जा रहा है तो 100 कामा लगा के आपको 0 दिया गया होगा। अगर संयोजी स्थिरांक और गुणज स्थिरांक का पूछ रहा है तो 0 और 100 हो जाएगा। जिस प्रकार से आपसे पूछा जाए बस आपको क्लियर करना है कि गुणज स्थिरांक यानी कि जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है वो आपका 100 होता है और जो आपका संयोज स्थिरांक होता है वो आपका 0 होता है। तो ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। और यही आपका गुणज स्थिरांक और संयोज स्थिरांक का आप याद रखिएगा सिंबल क्या होता है, F/I और F प्लस D। यहाँ से आपका एक फार्मूला बन के आता है D इक्वल टू 100 इंटू S, ठीक है। तो इस फार्मूले को भी याद रखिएगा। अतः स्टेडिया द्वारा गज पर यश का मान पढ़कर उपरोक्त सूत्र से उपकरण और गज के मध्य क्षैतिज दूरी बगैर जरीब मापन से ज्ञात की जा सकती है। तो यही आपका मेन फार्मूला है, जो भी प्रोसेस किया गया था वहां से आपको ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, गुणज स्थिरांक, संयोज स्थिरांक, और ये आपका फार्मूला, मेन फार्मूला यही है जिससे हम दूरी ज्ञात करते हैं टैकोमीटर की सहायता से। जो हम टेप के द्वारा ज्ञात करते थे, चेन के द्वारा ज्ञात करते थे, वही हम टैकोमीटर में किससे ज्ञात करते हैं, इस फार्मूले की मदद से हम ज्ञात करेंगे।
यस की वैल्यू आपको पता रहेगी, ठीक है। स्टेडियस द्वारा गज पर हम पढ़ लेंगे यस का मान, ठीक है, वही आपका यस हो जाएगा। और यहाँ पर 100 इंटू यस करना है, 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी आपका डिस्टेंस आपको पता चल जाएगी स्टेडिया की मदद, जो आपका टैकोमीटर की मदद से। तो ये हो गया आपका फार्मूला। नेक्स्ट हम देखते हैं स्थिरांक के व सी का मान मालूम करना। जो आपका के और सी होता है उसको हम कैसे मालूम करते हैं, तो गुणज स्थिरांक जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है के, वह संयोज स्थिरांक को हम सी का मान निम्न दो विधियों द्वारा निकाला जा सकता है। जो आपका मान निकाला गया है, यानी कि गुणज स्थिरांक आपका 100 होता है और संयोज स्थिरांक आपका 0 होता है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो एक तो लेबोरेटरी मेजरमेंट के द्वारा और एक हम फील्ड मेजरमेंट के द्वारा। तो आपको ये निकालने के लिए नहीं पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप प्रयोगशाला विधि क्या होती है और ये आपकी जो दूसरी फील्ड मेजरमेंट दिया गया है वो क्या होती है, उसको हम देख लेते हैं। इस विधि में संयोज स्थिरांक c = a + d को उपकरण के माप से व गुणज स्थिरांक के क्षेत्र परीक्षण से मालूम किए जाते हैं। इसके लिए निम्न क्रिया विधि अपनाई जाती है। ये आपकी पहली विधि दी गई है। उपकरण को एक दूर स्थित लक्ष्य की ओर फोकस करो और दूरबीन पर अभिदृष्ट लेंस डायफ्राम के बीच दूरी f2 मापे। यहाँ पर आपको हो जाएगा 1/f = 1/fn + 1/f2। जो आपका लाइट का चैप्टर होता है फिजिक्स में, उससे रिलेटेड है ये, उसको यदि आप पढ़े हैं तो यहाँ से आपको क्लियर होगा। तो यहाँ से हम ये हो जाएगा फार्मूला हमारा, और इसी को हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पूरा, ये देख लीजिएगा डिटेल में। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो k = आ जाएगा d1 - c/s1। यहाँ से हम देख सकते हैं दूसरा विधि आपका दिया है। इस विधि में निम्न क्रिया विधि द्वारा परीक्षण लेकर दोनों स्थिरांक मालूम किए जाते हैं। तो अलग अलग मेथड है, पूरा आप यहाँ से देख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट था वो हमने बता दिया आपको। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है इस पे, इससे रिलेटेड स्टेशन आपका दिया गया है, स्टाफ रीडिंग दिया गया है, डिस्टेंस है और स्टाफ रीडिंग लोअर और अपर, ठीक है, इस प्रकार से दिए गए हैं। आपको फार्मूला पता है, d = होता है f/i × s + f + d एक ब्रैकेट में। तो ये f/i आपका गुणज स्थिरांक है और ये प्लस d आपका क्या है, संयोज स्थिरांक है। तो f/i = x मान लिए हैं हम यहाँ पर, और ये प्लस d = y मान लिए हैं, जिससे आपका फार्मूला जो होगा थोड़ा छोटा हो जाएगा। लास्ट में हम इनकी वैल्यू रख के इनका मान हम बता देंगे। तो इसको हम x मान लिए और इसको हम y मान लिए, तो आपका फार्मूला हो जाएगा d = x × s + y। ये आपका फार्मूला आ गया, यहाँ से देख सकते हैं आप। f/i को हम x मान लिए हैं और ये प्लस d को हम यहाँ पर y मान लिए हैं। तो इस प्रकार से आपका हो गया d = x × s + y। ये आपका फार्मूला बन गया। और यहाँ से हम सारी वैल्यू रख देंगे। d की वैल्यू रख देंगे 150 और s की वैल्यू आपकी क्या दी गई है, जो आपका रीडिंग होगी स्टाफ पे वही आपका होता है। तो रीडिंग है, इनका डिफरेंस हम ले लिए हैं 2.75 में से हम, यानी कि इसमें से अपर में से लोअर को हम माइनस कर देंगे, ऐसे इसमें कर देंगे और ऐसे हम इसमें कर देंगे। तो पहला हम सबसे पहले निकालते हैं ये पॉइंट पे जो आपका स्टेशन है, तो इस पर हम निकालेंगे। तो यहाँ पर आपका y = यहाँ पर देखिए एक समीकरण बनेगा। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 200 = 2x + y, 2x + y × 200 आपका हुआ। फिर हम दूसरा फर्स्ट केस के लिए आपका क्या हो गया, यहाँ से हम देख सकते हैं एक एक केस को हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट केस के लिए आपका हुआ था, ये फार्मूला आपको बना 150 = 1.495 x + y, यानी कि जो फर्स्ट वाला हमारा है 2.75। तीन केस आपके हैं। तो पहले में हम s = क्या रखेंगे, 2.75 - 1.255, दूसरे में हम s = 3 - 1 और तीसरे में 3.255 - 0.750। बस यही आपको रखना है s की वैल्यू, और x + y आपका इक्वेशन में आ जाएगा। इस प्रकार से तीन इक्वेशन आपके बनेंगे। फर्स्ट केस के लिए आपका बना ये, सेकेंड केस के लिए ये, और थर्ड केस के लिए आपका बन गया ये। तो तीन इक्वेशन आपके बन गए। तो पहले आपका एक इक्वेशन बना हुआ था d = x × s + y। तो टोटल आपके 4 इक्वेशन बने हुए हैं, ठीक है। एक तो आपका फार्मूला है और 3 आपके यहाँ से इक्वेशन, यहाँ पर 3 यहाँ से बन गए, ये जो भी हमारा दिया हुआ था वैल्यू उससे 3 ये बन गए आपके, और एक आपका फार्मूला था, और एक जो हम फार्मूले को चेंज किए थे मान लिए हैं f/i = x और ये प्लस d = y। तो टोटल आपके 5 फार्मूले बन गए। तब हमको क्या करना है, इक्वेशन यहाँ से बन गए हैं। समीकरण 3 तथा 4 को हल करने पर जो 3 और 4 है इसको हम हल करेंगे, ठीक है। जो आपका ये तीसरा वाला है ये, और ये आपका यानी कि जो सेकंड केस आपका फर्स्ट केस था और
सेकंड केस था, उसको हम सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट केस से आपका मिला था और ये सेकंड केस से मिला था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको हमको सॉल्व करना है। 3 और 4 को जब हम हल करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा x इक्वल टू 99। तो ये जो 99 आया इसको हम समीकरण 4 से, ये समीकरण 4 से आपको मिला है y इक्वल टू x इक्वल टू x की वैल्यू मिल गई। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू, x की वैल्यू उसमें रख के इक्वेशन में, और y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो यहाँ से x और y की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम द्वितीय सेट को हल करेंगे। प्रथम सेट को हम हल कर लिए, इसमें हम 4 और 5 को हल करेंगे। जो समीकरण आपका इक्वेशन बना है 4 और 5, इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ से भी आपकी x की वैल्यू मिल जाएगी और y की वैल्यू मिल जाएगी, सेम मिल रही है आपको। फिर हम नेक्स्ट थर्ड सेट को हल करेंगे। तो थर्ड सेट में हम 3 और 5 को हल करेंगे। तो यहाँ से भी आपकी x की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। सारे को आप सॉल्व कीजिएगा तब आपको क्लियर होगा। फिर हम क्या करेंगे, x और y की 3 वैल्यू मिली हुई है, तो हम औसत ले लेंगे, x का औसत ले लेंगे, यानी कि तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। और फिर y का औसत लेंगे, तो तीनों को ऐड करके 2 बार आपको, 3 बार आपको दो वैल्यू मिली हुई है y की, तो तीनों को हम ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका x की एक वैल्यू मिल जाएगी और y की एक वैल्यू मिल जाएगी। तो हम माने क्या थे, सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर बहुत ईजी है क्वेश्चन, ये सॉल्व कीजिएगा। फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपसे हो पा रहा है कि नहीं। देखिए x इक्वल टू माने थे f बाई आई, यानी कि ये जो हमारा था इसको हम x मान लिए और ये प्लस डी को हम y मान लिए थे। तो जो x की फाइनल वैल्यू मिली है वो हमारी किसके बराबर होगी, f बाई आई की। x इक्वल टू f बाई आई था, तो f बाई आई आपका 99 हो गया और f प्लस डी आपका 2 मीटर आ गया। तो यहाँ से आपका f बाई आई की वैल्यू मिल गई, यानी कि गुणज स्थिरांक की वैल्यू मिल गई और संयोज स्थिरांक की वैल्यू भी मिल गई है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिएगा। यहाँ से देख के इस वीडियो से आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बस फार्मूला नोट कर लीजिए एक बार और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, तो आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट हम देखते हैं टैकोमीटर माप की विविध प्रणालियाँ। जो टैकोमीटर होती है उसके माप की कौन कौन सी प्रणालियाँ हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। टैकोमीट्री संरक्षण में माप की निम्न प्रणाली है। पहला आपका स्टेडियम प्रणाली है, और स्टेडियम प्रणाली के भी 2 चरण हैं, स्थिर तार विधि और गतिशील तार विधि। तो जो इनकी विधियां हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। तो ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने